साथियों बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। एक्चुअली 2 दिन तो हो ही गए हैं, 2 दिन हो गए। हाँ जी। और कैसे हैं आप सभी? आज ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद या मतलब समझिए ये भी है कि अपने ही देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, सेव अरावली, जो मेजरली ज़्यादा संख्या में है वो राजस्थान के लोग हैं, क्योंकि अरावली का विस्तार भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है, 70 to 80%। तो इसलिए अगर कुछ होता है, अच्छा होगा बुरा होगा, तो उसका परिणाम भी उन्हीं को मिलेगा। तो एक सेकंड, अगर कुछ अच्छा बुरा होता है तो उसका परिणाम भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। तो ये सेव अरावली क्यों चलाया गया ये मूवमेंट? मेजरली राजस्थान के द्वारा वहाँ की लोकल जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या वहाँ की स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के और भी पर्यावरण के जानकार लोग हैं या आम नागरिक हैं, इन सबको मिला करके एक मूवमेंट चलाया जा रहा है जिसको सेव अरावली मूवमेंट बोल रहे हैं हम लोग। तो ये काफ़ी चर्चा में है और हम लोग इसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आखिर क्यों अरावली पे इतनी चर्चा हो रही है और वहाँ के लोकल लोग क्यों इतना दमखम से लगे हुए हैं कि अरावली को बचा लिया जाए? आखिर ऐसी क्या बला आ गई कि अचानक अरावली को बचाने के लिए इतना बड़ा मूवमेंट को चलाया जा रहा है? और ये खबर तमाम सुर्खियों में है, सभी न्यूज़ चैनलों में है, और तमाम आम नागरिक में है, हर जगह ये सर्कुलेट हो रही है। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और बहुत बड़ा इशू बन चुका है अभी तात्कालिक रूप से। और ये हम नहीं कह सकते कि तात्कालिक रूप से है और अभी तक रहेगा, आगे नहीं रहेगा। ये ऐसा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये मुद्दा चलता रहेगा। और इस पे सरकार क्या स्टैंड लेती है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर क्या डिसीजन लेती है, ये हालांकि बात की बातें हैं। अभी हाल का जो करंट का जो इशू है, जो वर्तमान का मोमेंट छिड़ा हुआ है, वो सिर्फ इसी बात से है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक केस में डिसीजन आया अरावली को लेकर के। ये कहा गया कि अरावली की जो पहाड़ी है जो 100 मीटर से कम होगी। अरावली आप जानते हैं कि गुजरात से लेकर के राजस्थान तक, यानी कि इतने तकरीबन 800 किलोमीटर की रेंज में अरावली फैली हुई है और ये अवशिष्ट पर्वत है, आप भी जानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है उस केस में कि जिन अरावली की वह पहाड़ी जो 100 मीटर से नीची है, यानी कि 100 मीटर से 1 भी मीटर कम होगी, 99 मीटर भी होगी, तो वो अरावली रेंज में नहीं आएगी। इसी के साथ एक लाइन और जोड़ी गई कि दो पहाड़ियों के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है, यानी कि एक पहाड़ी यहाँ है और एक पहाड़ी अगर 500 मीटर दूर पे है, तो वो अगली पहाड़ी इस पहाड़ी यानी कि अरावली की पहाड़ी की हिस्सा नहीं होगी। यानी कि जो रेंज 100 मीटर की रेंज है, मान लीजिए एक पहाड़ी है वो 100 मीटर की रेंज पे है, तो इसको हम अरावली का दर्जा दे देंगे कि ये अरावली का हिस्सा है। लेकिन उसी से दूर 500 मीटर पे कोई पहाड़ी है तो उसको हम अरावली का दर्जा नहीं देंगे। यानी कि दो पहाड़ियों के बीच में आधा किलोमीटर की दूरी होगी तो वो अरावली का दर्जा नहीं मिलेगा, वो माना जाएगा कि अरावली से बाहर की पहाड़ी है। और एक ये है कि 100 मीटर भी होनी चाहिए, उससे कम है तो अरावली का हिस्सा नहीं होगी। ये इनका ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। अच्छा, ये भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री हैं भारत सरकार के, इनका भी इस निर्णय पे सकारात्मक रवैया दिख रहा है।
इनका भी मानना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इसमें क्या है कि ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं जाएंगी। इनका मानना है कि 0.19% इतना ही खनन होना है। ये खुले शब्दों में कह रहे हैं 0.19% एरिया जो है यही खनन होना है और बाकी की जो पहाड़ियाँ हैं वो सब अरावली की रेंज में आएंगी। लेकिन भाई साहब ये बताइए, अगर इतना 0.19% ही हिस्सा अगर अरावली की रेंज के बाहर जा रहा है तो आप जानते हैं कि अरावली की लगभग एक सेकंड, अरावली की लगभग 99% पहाड़ी जो है 99% पहाड़ी जो है आप जान लीजिए कि 100 मीटर से कम ही है। तो अगर ये मानक इनका लागू हो जाता है, ये 100 मीटर वाला, कि 100 मीटर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, अगर ये सरकार मान लेती है कि 100 मीटर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सत्य है, तो आपका 99% पहाड़ियां जो है अरावली से बाहर, अरावली रेंज के बाहर हो जाएंगी। तो कैसे आप कह रहे हैं कि 0.19% आपका खनन होना है? अगर ये 99% पहाड़ियां 100 मीटर से कम की रेंज में आ रही है तो आपका खनन का दायरा भी तो आपका 99% में हो जाएगा। इनका जो कहना है वो सेम विपरीत है, यानी कि 1% ये छोड़ करके बाकी 99% पे लोग खनन करना चाहते हैं। ये अगर खनन होता है तो आप जानते हैं कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। अभी हम लोग खुद ही एक पर्यावरण के संकट से जूझ रहे हैं। पर्यावरण का एक मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा कि आप जानते हैं राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी, ये सब एकदम समझिए कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से एकदम से पिक पॉइंट पे चले जाएंगे कि वहाँ अभी तो दिल्ली में वैसे ही पर्यावरण है, वहाँ संख्याएं हैं, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, इसलिए और भी वहाँ पर्यावरण बढ़ जाएगा, संकट बढ़ जाएगा पर्यावरण में, तमाम सारी दिक्कतें आएंगी, बायोडाइवर्सिटी का दिक्कत आएगा। जब वहाँ खनन हो जाएगा तो आप जानते हैं कि अरावली की काफ़ी पहाड़ियाँ प्लेन भूमि में तब्दील हो जाएंगी, तो वहाँ जंगल नहीं होंगे, वहाँ वन नहीं होंगे, तो वहाँ की पशु पक्षी, वहाँ के जीव जंतु जो बायोडाइवर्सिटी को बनाने में एक योगदान देते हैं, ये सब मिट जाएंगे, जो कि इनका संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण के बजाय हम लोग इनको डिस्ट्रॉय करने चल रहे हैं। अभी ये ओवरऑल बात समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा अरावली के बारे में जानते हैं, फिर थोड़ा सा इसके प्रभाव के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तमाम एरियाओं पे। अभी हम एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि आखिर अरावली क्या है, कहाँ है, क्यों इतना चर्चा में है। इन सब चीजों को थोड़ी सी हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी लाइन यह है, किसी को चाह कर छोड़ देना बड़ी बात नहीं, किसी को चाह कर छोड़ देना बड़ी बात नहीं, किसी को छोड़कर जीवन भर चाहते रहना, यही इश्क है, यही इश्क है। इश्क को लोग इतना मजाक में ले लेते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जिसे हम लोग तो अभी और भी 18 और 16 के बच्चे जो हैं वो इश्क को अलग नजरिए से देखते हैं। इश्क का मतलब वो जानते हैं कि फिजिकली रिलेशनशिप ये आपका हार्मोनल जो डिस्बैलेंस हो रहा है सिर्फ इसी की वजह से है वो।
बाकी इश्क का मतलब ही तो आप नहीं जानते हैं। इश्क ये होता है जो आपकी रात की नींद को हराम कर दे, जो आपको जागते जागते सपने देखने पर मजबूर कर दे, जो आपके चित्त मन मस्तिष्क में ऐसा बस जाए कि उसके अलावा किसी को आप सोचे ही ना। ये इश्क है। ये इश्क है। और होना भी चाहिए। इश्क बहुत बड़ी बात है। इसकी परिभाषा मुझे लगता है कि अभी तक कोई दे नहीं पाया है। हम लोग भी कितना भी मनगढ़ंत बना लें, लेकिन उसे इश्क और प्यार को कोई परिभाषित कर ही नहीं सकता। ये अशाब्दिक है। ये सिर्फ भाव का नाम है, इश्क और प्यार। इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त करने का हालांकि लोग कर देते हैं, उनके जो दिल में होता है, जो गुजरी होती है, जो जीवन का अंग रहा है, तो जरूर थोड़ी बहुत अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन ये एक तरह से भाव है। प्यार और इश्क भाव है जिसको व्यक्त भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपनी मुद्दे पर। देखिए, थोड़ा सा हम लोग मैप को सहारा लेकर के चलेंगे। नहीं बना, दोबारा से ट्राई करते हैं, क्या आ जाता है। चलिए, बना कि नहीं, फिर दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका इंडिया। आप जानते हैं कि यहाँ दो पर्वतें हैं, पर्वतमालाएं हैं। एक को हम कह सकते हैं ये विंध्यन है, और यहां आप जानते हैं ऐसे ये, इसी को हम कह देते हैं अरावली। अरावली ये आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी दिशा है। यही अरावली पे, इसी अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि इस अरावली की जो चोटियां 100 मीटर से कम है वो अरावली रेंज से बाहर होंगी। तो पर्यावरणविदों ने ये बात बताई कि अरावली की 99% चोटियां जो हैं 100 मीटर यानी 100 मीटर से कम की हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 1% अरावली है, बाकी 99% अरावली रेंज से बाहर है क्या। इसी पे छेड़ मची हुई है। और यहाँ तक कि भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री जी हैं, वो भी ये चीज कह रहे हैं कि इससे आप निश्चिंत रहिए, आपका 0.19% ही खनन में जाएगा, बाकी आपका सेफ रहेगा। लेकिन डर इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ये 100 मीटर अगर इसको अगर परिभाषा के अंदर में लाया गया, तो आप जानते हैं कि 99% जो है अरावली रेंज से बाहर हो जाएंगी। तो उस पर सरकार खनन कर सकती है, उस पर तमाम कंपनियों को अलाउ कर सकती है कि वहां जाके आप खनन करिए या कुछ काम करिए। और ये भी कहा कि 500 मीटर, की दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर की अगर दूरी है, तो यह भी पहाड़ी अरावली रेंज से बाहर होगी। इस हिसाब से पर्यावरणविदों ने माना कि अगर ये दोनों परिभाषाएं लागू होती हैं तो 99% पहाड़ी अरावली रेंज से बाहर हो जाएंगी। और इनका मंत्री जी का कहना है
कि 0.19% ही हिस्सा अरावली रेंज से बाहर होगा, जिस पे खनन होगी, बाकी नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग सारी चीजों के बाद समझ रहे थे। ये अरावली है। और जानते हैं कि अरावली, थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीजें जानेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि करंट में बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। आप चाहे प्री देंगे चाहे मेंस देंगे, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आने तय हैं 101%। इसलिए बेसिक से एडवांस तक इस चीजों को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अरावली क्या है कि ये प्री कैम्ब्रियन युग में बनी, लगभग 2500 से 3000 मिलियन वर्ष पूर्व जब ये बनी थी, उस समय ये भी बलि पर्वत हुआ करती थी। लेकिन बाद में अक्षय और आवर्तन के कारण यह अपशिष्ट रूप में आ गई। अभी वर्तमान में इसका यही अवशिष्ट रूप ही है। ये एक ओवरऑल परिभाषा इसकी हो गई, इसको नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जगह का इसलिए मिटा मिटा के हम लिखेंगे। ये आप जानते हैं कि गुजरात, उसके बाद आपका राजस्थान, उसके बाद आपका हरियाणा, दिल्ली, यहां तक 4 स्टेट में ये फैली है। गुजरात में आप जानते हैं पालमपुर से शुरू होती है, पालमपुर से शुरू होकर के दिल्ली ब्रिज तक जाती है, जिसको हम दिल्ली में बोलते हैं मजनू का टीला। मजनू का टीला का मतलब दिल्ली में इस्कबाज और नवाबों का यहाँ रहना जाना होता था, लखनऊ और दिल्ली, यही तो 2 केंद्र थे, यानी कि सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली ही था। यहाँ बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े लोग, शासक वर्ग यही तो रहते थे, सब प्रेम करने वाले और इश्कबाज, कलाकार, तमाम लोग तो यही थे। औरंगजेब जैसे लोग, शाहजहां, सब लोग यही तो थे दिल्ली में। जैसे जब लोग प्रेम के तनाव में आ जाते थे, तो जैसे होता नहीं है कि लोग अभी प्रेम में या किसी भी कारण से जब टेंशन में आ जाते हैं तो वो ढूंढते हैं शांति एरिया कि कहाँ चले, थोड़ा सा मन बहला ले। तो मजनू लोग जो होते थे वो इसी टीले पे जाकर के बैठते थे, एकदम आनंद आ जाता था इनको, तो थोड़ा सा सुकून मिलता था। तो हम लोग नाम दे दिए मजनू का टीला। हालांकि ये सब चीजें मजाक की बातें हैं, हम लोग आते हैं आगे। तो ये मजनू का टीला और राष्ट्रपति भवन, ये सब सारी चीजें इसी पे है, या JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सब दिल्ली ब्रिज में ही आती है। इतना विस्तार है, लगभग 800 किलोमीटर।
इसमें से 80% लगभग 80 से 90%, मान ले 80% आपका केवल राजस्थान में है। 80% केवल राजस्थान में है। इसीलिए मूवमेंट का सेंटर भी राजस्थान बना हुआ है अभी के हाल के दिनों में। आप जानते हैं कि पूरे अरावली पर्वत माला में जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर यह राजस्थान में ही है। गुरु शिखर चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पिक जो है वो अभी राजस्थान में ही है। चलिए और हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है, ये 3 भागों में इसको हम बांट के देखते हैं। 1, 2 और ये 3। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। इसको उत्तरी हम लोग बोल देंगे, इसको मध्य, इसको दक्षिणी। 3 हिस्से में हम लोग बांट करके सॉरी। अब देखिए थोड़ा सा उत्तरी में दिख रहा है कि नहीं? उत्तरी में दिल्ली प्लस हरियाणा दिख रहा है। हाँ, हरियाणा। और यही जो है यही उत्तरी भाग जो अरावली का है, यही सबसे ज्यादा छीण भी हुआ है, यानी कि अपक्षय भी इसी का ज्यादा हुआ है। अपक्षय और अपरदन इसी का ज्यादा हुआ है, उत्तरी वाले पार्ट का। ठीक है। उसके बाद ये मध्य वाला भाग क्या है? ये अजमेर है ना, ये मध्य वाले भाग में ही है। ये अपेक्षाकृत ऊंचा है। ये मध्य वाला भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। और ये दक्षिणी भाग उदयपुर माउंट आबू यही है। माउंट आबू उदयपुर में ही है। यह सबसे सघन व ऊंचा है। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है, सबसे सघन और सबसे ऊंचा है। ये अपेक्षाकृत उत्तरी से ऊंचा है। अब आप कितना समझ गए? अब चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि मेंस तक आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको अलग अलग चैनल पे भटकने की जरूरत नहीं होगी। इस चीज को आप एकदम इत्मीनान से जान। अब थोड़ी सी जान लें, यहां से नदी कौन कौन सी निकलती है। एक पूर्वी और एक पश्चिमी, 2 तरह की नदियां निकलती हैं। पूर्व में बनास, चंबल, अरावली। बनास, चंबल, अरावली नदियां निकलती हैं। बनास, चंबल, साबरमती। और पश्चिमी नदियों में जोजरी और सुकरी नदी निकलती है। ये नदी हो गया। और यहाँ की मृदा पे अगर हम बात कर लें, मृदा यहाँ की रेतीली होती है और लाल पीली होती है। ठीक है ना? उसके बाद यहां अगर वनस्पति पे बात करें, वनस्पतियां यहाँ की क्या
शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती होती हैं, और यहाँ झाड़ी, बबूल और खेजड़ी जैसी वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम, नदी हो गया, मृदा हो गया, वनस्पति हो गई, चौथा जैव विविधता। जैव विविधता को देख लेते हैं यहाँ, तेंदुआ, सियाल, नीलगाय और पक्षियां तमाम प्रकार की, और यही जो है रणथंभौर है। रणथंभौर का काम क्या है? यह रणथंभौर अरावली और विंध्यन को मिलाता है। रणथंभौर जो है अरावली और विंध्यन को जोड़ने वाला एक स्थल है। ठीक है, नोट कर लिए ना। चलो आगे चलते हैं। चलो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं महत्व या प्रभाव। नंबर 1, अगर इस प्रभावों को जब जान लेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है इस पे बड़े आराम से समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव हो सकता है, जो अभी के प्रभाव हैं इस पे क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इसलिए पहले उनका वर्तमान जो चरित्र है उसको हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद जब वर्तमान चरित्र को हम लोग जान लेंगे तो जो ये घटनाएं घट रही हैं इन घटनाओं के बाद क्या परिणाम होंगे इसको भी हम लोग अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, पहला है महत्व। इसका क्या है? यहां महत्व है तमाम प्रकार का खनिज, जैसे तांबा, संगमरमर, सीसा, तांबा, संगमरमर, सीसा, ये इनका महत्व है, ये पाया जाता है। दूसरा, यहाँ पर्यटन, भाई देखिए अगर पर्वत है, नेचर के पास ही पर्यटन ज़्यादा जाते हैं। जो पर्यटक लोग होते हैं पर्यटन पे क्यों जाते हैं? उनको सुख और शांति मिलना चाहिए। तो सुख शांति ज़्यादातर आप जानते हैं कि पर्वतों और पहाड़ों पे मिलती है। लोग वहाँ टूरिस्ट के रूप में जाते हैं, देशी विदेशी या कोई इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण कोई स्थल हो वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर्यटन बढ़ता था। और क्या? भूजल पुनर्भरण। भूजल पुनर्भरण का मतलब क्या है? ये अरावली जो है, अरावली रेंज आप जानते हैं कि सबसे पुरानी, पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। यहाँ अक्षय अपरदन इतना हो गया है, इतना अक्षय अपरदन हो गया है कि यहाँ क्रैक्स हो गए हैं, यानी कि दरारें पड़ गई हैं। उसकी वजह से यहाँ तमाम नदियाँ हैं और तमाम दरारें हैं, तमाम टूटे फूटे टुकड़े हैं। इन्हीं की वजह से यहाँ बारिश का पानी जो है अंदर चला जाता है, जिससे वहाँ के आसपास के जो
लैंड होते हैं, जो भूमि होती है, वो रिचार्ज हो जाती है वाटर से, जिससे वाटर लेवल वहाँ का मेंटेन हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, धूल भरी आंधी रोकता है। देखिए, आप जानते हैं कि ये इसका लोकेशन है, इधर दिख रहा है कि नहीं, इधर जो है ये थार है, थार, और इधर भी राजस्थान का भाग है। जानते हैं कि थार जो है अरावली के अपोजिट में है, और इस साइड में आपका राजस्थान का और बाकी का एरिया है। तो अगर ये अरावली का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जो निर्णय आया है, इसकी वजह से अगर ये अरावली 100 मीटर से कम रेंज की निकली तो इस पे खनन हो जाएगा, यहाँ तमाम उद्योगपति आ जाएंगे, यहाँ तमाम कंपनी फैक्ट्री बन जाएंगे, तो वो पर्वत जो है एकदम से छीण हो जाएगा, जिसकी वजह से इधर रेगिस्तान का जो एरिया है, ये जो रेगिस्तान का जो एरिया है, यहाँ से जब हवाएं चलेंगी तो रेगिस्तान का रेत जो है इधर राजस्थान के और वाले क्षेत्रों में, हरियाणा, दिल्ली, आपका पश्चिमी यूपी और आपका हिमालय तक ये रेतें हवा के साथ उड़कर चली जाएंगी। तो आप जान लीजिए कि ये रेगिस्तान का विस्तार होगा, रेगिस्तान का विस्तार होगा, रेगिस्तान बढ़ करके आपके राजस्थान पूरा, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली तक आपका रेगिस्तान बढ़ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये रेगिस्तान ही नहीं बढ़ेगा, ये रेगिस्तान से यानी कि थार मरुस्थल से, ये रेगिस्तान से निकली हुई जो बालू है ये आपके हिमालय तक जाएंगी हवाओं के साथ में। जब ये हिमालय पर पहुंचेंगी, आप जानते हैं यहाँ की मानसून में दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है, इसी के साथ जो है ले करके जाएंगे, और ये धूल जो यहाँ की कण कण बालू के कण है, बड़े बड़े रेते हैं, ये हवाओं के साथ में अब चले जाएंगे, हिमालय पे जम जाएंगे। आप जानते हैं कि हिमालय पे तमाम ग्लेशियर है, ग्लेशियर का काम क्या होता है, वो बर्फ के रूप में बने होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बर्फ क्या होता है कि पानी के रूप में बदल जाता है, पिघलने लगता है। तो जब ये रेतें वहां तक पहुंचेंगी, हिमालय तक जब पहुंचेंगी तो वहां जमा हो जाएंगी, और सूर्य की किरण जब पड़ेगी हिमालय पे, आप जानते हैं कि ग्लेशियर से पहले ये बालू जो होते हैं तप जाते हैं। आप जानते हैं कि ये जो बालू होती है, जो रेत होते हैं, ये बहुत जल्दी गर्म होते हैं। तो वहाँ क्या होगा, हिमालय पर्वत पे जैसे धूप पड़ेगी, टेम्परेचर पड़ेगा, ये सबसे पहले गर्म हो जाएंगे। जैसे वहाँ का टेम्परेचर गर्म होकर के वहाँ के हिमालय का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ के ग्लेशियर पिघलेंगे, तो वहाँ की नदियों के माध्यम से पानी नीचे आएगा हिमालय से। आप जानते हैं कि तमाम नदियाँ हिमालय से निकलने वाली ओवरफ्लो हो जाएंगी। तो नीचे वाले एरिया में, जैसे मैदानी एरिया में आपका यूपी और बिहार, हरियाणा, नहीं आपका यूपी, आपका बिहार, झारखंड, ये वाला एरिया जो है, ये बाढ़ का संकेत आ सकता है। बिहार में आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा से तमाम हर साल बाढ़ आते हैं, लेकिन ये घटनाएं जब हो जाएंगी तो और ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी। सूखी ग्लेशियर पिघलेंगे तो वहाँ से पानी की मात्रा ज़्यादा आएगी नदियों में, वो नदी ओवरफ्लो होकर जाएंगी, तो निचले वाले हिस्से में बाढ़ आ जाएगी। एक घटना से कितनी घटनाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप जानते हैं 5वां पॉइंट, जैव विविधता। अभी का जो पोजीशन है, जैव विविधता यहाँ अच्छी खासी बनी हुई है।
लेकिन जैसे यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट लागू होता है, निर्णय लागू होता है, तो क्या होगा कि यहाँ खनन, माइनिंग तमाम सारी चीज़ें जब होने लगेंगी तो यहाँ का जो जीव-जंतु, पशु-पक्षी होंगे, वो जो है वहाँ से पलायन कर जाएँगे और कहीं न कहीं वो नष्ट भी हो जाएँगे। जब उनको वहाँ रहने के लिए जब अधिवास नहीं मिलेगा, तो वो उन क्लाइमेट में या उन अधिवास में नहीं रह सकते हैं, जो जहाँ रहते हैं उसके इतर कोई जगह है तो वहाँ नहीं रह सकते। जैसे अरावली रेंज का जैसे ही खनन होगा, वहाँ के जीव-जंतु आस-पास में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, चूँकि उनके अनुकूल वहाँ कोई अधिवास नहीं है, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक तरफ तो हम पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं, जीव-जंतु को संरक्षित कर रहे हैं और एक तरफ जीव-जंतु को नष्ट भी कर रहे हैं। अगर ये लागू होता है तो अभी फ़िलहाल तो नहीं। अभी सरकार क्या स्टैंड लेती है उस पे, वो इन फ्यूचर आने वाले समय में आपको जानकारी मिलेगी। जैव विविधता यहाँ बहुत है, अगर ये लागू होता है तो यहाँ जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसका काम ये भी है, शहरी तापमान संतुलन। अगर ये अरावली है, इसीलिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और आपका गुजरात का जो आसपास में बसा शहर है, इसकी वजह से यहाँ का तापमान संतुलित बना हुआ है। अगर अरावली नहीं होती, यहाँ ग्रीनरी अगर नहीं होती, तो आप जानते हैं कि शहरों में जितना टेम्परेचर बढ़ता है, चूँकि वहाँ कंक्रीट होती हैं, सब पक्की बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक जितना है उतना आपका डाइवर्सिटी पेड़ पौधों की नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली में आप जान लें कि मुंबई के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसती है। जितनी जनसंख्या है वहाँ उतना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उसके लिए एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको सोखने के लिए पेड़ पौधे होना ज़रूरी है। चूँकि एक पेड़ पौधे में और जीव जंतुओं में एक अनुपात अगर संतुलित रहेगा तो वो पर्यावरण संतुलित रहेगा, यानी कि इन्वायरमेंट भी आपका संतुलित रहेगा। चूँकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, और इसको सोखने के लिए पेड़ पौधे काम करते हैं। अगर मान लीजिए हम 100 आदमी हैं किसी गांव में, उस गांव में 100 आदमी जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन सोखने वाला कम होता जा रहा है, पेड़ पौधे कम हैं, तो ये बचा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन्वायरमेंट में, आपके वायुमंडल में जाएगा, जिससे इसका एक नेचर है कि तापमान को सोख कर रखना। सूर्य की रोशनी आएगी तो उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं, सोख के रखते हैं, जिससे पर्यावरण में टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे तमाम जलवायु परिवर्तन होते हैं, मौसमी घटनाएं बदलती रहती हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव है। तो जो शहर में पेड़ पौधे नहीं कर पा रहे हैं, वो बगल में अरावली जैसी पहाड़ी है, वो इन सब चीज़ों का पूर्ति कर रही है। क्योंकि वहाँ अरावली के पास संख्या कम है, दिल्ली में, एनसीआर में, राजस्थान में संख्याएं ज़्यादा हैं शहरों में, इसलिए यहाँ शहरों में उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण हमारा अरावली कर ले रही है। ठीक है ना? तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं शहरी तापमान का संतुलन करती है हमारी अरावली। ठीक है, आगे का पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर 7, रेगिस्तान का फैलना। हम लोगों ने बात कर लिया है, अगर अरावली हटती है तो धूल भरी आंधियां इस पार से उस पार चली जाएंगी हिमालय तक, जिससे रेगिस्तान का विस्तार होता चला जाएगा और हिमालय पर भी जाके जमेंगी, वहाँ टेम्परेचर को अवशोषित करेंगी, जल्दी वहाँ का तापमान बढ़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ के ग्लेशियर पिघलेंगे,
वहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो पानी की धाराओं को लेकर के नीचे आएंगी मैदानी वाले भाग में। यूपी, झारखंड, बिहार, यहाँ जो है बाढ़ की संभावनाएं बन सकती है। उसके बाद आपका 8वां पॉइंट है कृषि पर प्रभाव। देखिए अभी क्या है, अभी कृषि आपकी ठीक ठाक चल रही है, अभी आपकी कृषि ठीक ठाक चल रही है। आपके उधर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली यहाँ भी, और यूपी, झारखंड, बिहार यहाँ भी ठीक ठाक कृषि का उत्पादन हो रहा है। लेकिन अगर ये अरावली नष्ट होती है तो आप जानते हैं कि धूल भरी आंधियां जहां तक रेत लेकर के जाएंगी वहां की मिट्टियों को प्रभावित कर देंगी। वहां की मिट्टियां जो हैं अपनी उर्वरक शक्ति को खो बैठेंगी, क्योंकि जब वहां की मिट्टी, उर्वरक मिट्टियों पे जब बालू के रेते जम जाएंगे तो उनकी उर्वरक क्षमता नीचे दब जाएगी, रेतों में उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी एक घटना और घट जाएगी, अरावली नष्ट होगी तो हिमालय से ग्लेशियर जो है वो पिघलेंगे, नदी के माध्यम से पानी का बहाव लाएंगे मैदानी भागों में, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में, यहाँ और उत्तराखंड में भी इवन वहाँ पर नदियाँ पानी लेकर के बहुमात्रा में आएंगी। आप जानते हैं कि वहाँ भी बाढ़ की वजह से जहाँ पे धान और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता रहता है हरियाणा और पंजाब के बाद, तो यहाँ भी कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण से खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। सरकार की पीडीएस जैसी सिस्टम उस समय फेल होने की शंकाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। अभी हम लोग अगर जोड़ के पढ़े तो 2 ढाई 3 घंटे तक हम लोग इसको लिंक कर करके पढ़ते चल सकते हैं, लेकिन उतना अभी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सामान्य तरीके से आप इसको जानें। अगला पॉइंट आपका है 9वां, खनन से पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए जब ये परिभाषाएं लागू हो जाती हैं तो खनन आप जानते हैं कि होना तय है। जब खनन होगा तो वहां से डस्ट पार्टिकल निकलेंगे, धूल कण निकलेंगे, और वो आसपास के जो शहरी क्षेत्र होंगे वहां ज्यादा जगह जाकर के बैठेंगे। जानते हैं कि जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, धूल कण या धुआं जो होता है वही आकर्षित होकर के जाता है, तो वहाँ जो है सांस की समस्याएं, तमाम और बीमारियां, दूसरी चीज वहाँ का पर्यावरण दूषित होना, तमाम सारी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं अगर ये चीजें लागू होती हैं तो। अगला क्या है, देखिए मानसून पर प्रभाव। अगर अरावली नष्ट होती है तो आप जान लीजिए मानसून पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये शहर का तापमान भी कंट्रोल करती है, दूसरा यहाँ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखती है, तीसरा यहाँ दक्षिण पश्चिमी भाग से जो हवाएं चलती हैं मानसून में, ये मानसून जब चलता है दक्षिण पश्चिम का पानी लेकर के, तो ये अरावली से टकराता है, ये अरावली हो गई, यहां से आएगा ऐसे ऐसे होकर के नॉर्थ ईस्ट से, ये नॉर्थ ईस्ट है पहाड़ियां, यहाँ से बच करके ये मानसून ऐसे से आएगा, इधर आपका हिमालय हो जाएगा, यहाँ आएगा हिमालय से टकरा करके वर्षाएं करेगा, फिर यहाँ आएगा अरावली से टकरा करके वर्षा करेगा। इसीलिए अरावली की इस पार आपका मरुस्थल है, क्योंकि वहां अरावली के उस पार बारिश नहीं हो पाती। अगर ये अरावली हटती है तो ये बारिश है
रेगिस्तान वाले एरिया में भी होगी, लेकिन एक नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि यहाँ से रेत उठ करके तमाम उत्तरी भाग में फैल जाएंगे, वहां कृषि पर संकट आ जाएगा। ठीक है ना। ये सारे आपके मेजर मेजर डिस्कशन मुझे लगता है कि हो गए हैं, और कुछ बचा भी नहीं है। एक चीज बची है, अनुसूची 6 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अब लिखना नहीं है, थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम लोग चलते हैं। अनुसूची 6 का मतलब ये है कि अनुसूची 6 जिसको ये अधिकार दिया गया है कि इस अनुसूची 6 में जिन जिन राज्य को रखा जाएगा, वहां की इस टाइप की पर्यावरणीय एक्टिविटी या वहां के पर्वत भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, जब तक वहां की क्षेत्रीय जो है लोग सहमत ना हो। आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, उत्तर पूर्व वाले कई राज्यों में, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ऐसे 4 से 6 राज्य हैं जो अनुसूची 6 में है, जिसकी वजह से सरकार जो है वहाँ इंटरफेयर नहीं करती है। वहाँ भी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भी खनिज संसाधन है, लेकिन सरकार वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकती, चूँकि वो शेड्यूल 6 में है। चूँकि शेड्यूल 6 में होने के नाते सेल्फ जो है वहाँ के लोगों का अधिकार है, वहाँ सरकार भी कुछ नहीं कर सकती बगैर लोकल लोगों की सहमति से। वहाँ एक लोकल समिति होती है जो कोऑपरेटिव की भावना से काम करती है। ठीक है ना। वहाँ सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर ये पर्वत भी हिमालय जैसे, अरावली जैसे, ये भी शेड्यूल अगर 6 में होते तो आज ये इस टाइप का निर्णय नहीं आता। यहाँ सरकारें कुछ नहीं कर पाती, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं डिसीजन दे पाता। ठीक है। ये है शेड्यूल 6 के फायदे। इसीलिए एक नेता थे, नाम नहीं लूंगा, वो शेड्यूल 6 की मांग करते 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 बहुत समय बीत गया, लेकिन नहीं मिला। जिस राज्य को मिल जाता है तो उस राज्य की तमाम इस टाइप के जो संसाधन होते हैं उस पर सरकार का कोई डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं हो सकता। वहां जब तक वहां की स्टेट की या वहां के लोकल लोगों की सहमति नहीं हो जाती। आज जो राजस्थान की जो सरकार कह रही है कि यहाँ सरकार मनमाना कर रही है, अगर राजस्थान की या किसी भी स्टेट की जो तीनों चारों हैं, यहाँ अगर इन सबको अगर अरावली 6 में यानी शेड्यूल 6 में किया गया होता तो ये अरावली बिल्कुल सेफ होती, लेकिन नहीं किया गया। अरावली सेफ नहीं है, आज कुछ भी हो रहा है, देख रहे हैं। ठीक है। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, नई नई घटनाओं से जुड़े रहिए। हम लोग इसी तरह से आपके लिए नई नई घटनाओं को बीच बीच में लेकर के आते रहेंगे, जो चर्चा में रहेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के होंगे, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम सबके लिए वही घटनाएं इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने पे महत्वपूर्ण लगती है। अन्यथा हम सबको अगर इस तरह से लेकर के चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे सिलेबस। ठीक है। चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।